हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब हम अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने लगे हैं, दैट इज़ योर टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखो बच्चे, अभी हमने पढ़ा था कि हमें टेलर ने दिया था साइंटिफिक मैनेजमेंट का कंसेप्ट, उसके हमने प्रिंसिपल्स डिस्कस कर लिए थे। अब हम करेंगे उसकी टेक्निक्स की, अब हम अप्लाई कैसे करेंगे किसी भी फैक्ट्री में या ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिफिक मैनेजमेंट को। तो सबसे पहली टेक्निक रहेगी फंक्शनल फोरमैनशिप। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि फैक्ट्री सिस्टम में फोरमैन का क्या काम होता है। फोरमैन एक मैनेजरियल फिगर ही है, ही इज़ लाइक अ मैनेजर जिसका वर्कर्स के साथ हमेशा डायरेक्ट कंटैक्ट में कौन रहता है। लोअर लेवल मैनेजमेंट में हमने लास्ट चैप्टर में भी किया था कि लोअर लेवल मैनेजमेंट में फोरमैन होते हैं, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहते हैं ऑन डेली बेसिस विद द वर्कर्स। ठीक है, तो पहले चैप्टर में तो हमने ये पढ़ा कि लोअर लेवल मैनेजमेंट रहती है, बट अगर हम वर्कर्स के अंदर हाईएस्ट रैंक देखें तो वो फोरमैन का ही रहता है। ठीक है, ही इज़ द पाइवेट अराउंड होम द एंटायर प्रोडक्शन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल लाइज। तो सारी प्रोडक्शन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोलिंग किसके अराउंड चलती है? फोरमैन के अराउंड चलती है। तो टेलर ने क्या सजेस्ट किया? टेलर कंसंट्रेटेड ऑन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द रोल ऑफ द फोरमैन, कि इसी का रोल हम क्या कर दें और ज़्यादा इम्प्रूव करें ताकि हमारी ओवरऑल क्या हुए, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर उसने क्या हमें किया कि हमें सबसे पहले तो एडवोकेट उसने यहाँ पर क्या किया, वी शुड सेपरेट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फंक्शंस, कि प्लानिंग को अलग करो और एग्जीक्यूशन फंक्शंस को अलग कर दो। ठीक है, और ये लोएस्ट लेवल मतलब शॉप फ्लोर लेवल पे जहाँ पर एक्चुअल प्रोडक्शन चल रही है, जिसको हम बोलते हैं शॉप फ्लोर लेवल, वहाँ पर ये अप्लाई करेंगे। ठीक है, और इसी को हमने नाम दे दिया था फंक्शनल फोरमैनशिप का नाम दिया था। ठीक है, तो उसने क्या बोला, फैक्ट्री मैनेजर के अंडर क्या होना चाहिए, एक प्लानिंग इंचार्ज रख दो, एक प्रोडक्शन इंचार्ज रख दो। अब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना। प्लानिंग इंचार्ज के अंडर कितने पर्सनल रखेंगे हम? 4 पर्सन्स होंगे उसके अंडर। कौन कौन से होंगे? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और एक होएगा डिसिप्लिनेरियन। सो ये केस स्टडीज़ में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि प्लानिंग इंचार्ज के अंदर बताओ कौन कौन से पर्सनल होते हैं, कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? One is your instruction card clerk, then is your route clerk, then is your time and cost clerk and then is your disciplinarian। ये 4 किसके अंडर आ रहे हैं? प्लानिंग इंचार्ज के अंडर। अब इनका काम क्या रहने वाला है? देखो, जो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है ना, इंस्ट्रक्शन से याद रखो, ये इंस्ट्रक्शंस बताएगा वर्कर्स को कि काम में कैसे कैसे इंस्ट्रक्शंस, कैसे कैसे वो काम को करना है। अब देखो, रूट क्लर्क का क्या काम है? ये रूट ऑफ प्रोडक्शन बताएगा कि मतलब फर्स्ट इस प्रोसेस में जाएगा, सेकंड इस प्रोसेस में जाएगा, थर्ड ये रूट आएगा, फोर्थ ये रूट आएगा। ठीक है, देन इज द टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। इसका काम क्या है? टाइम और कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करना। टाइम शीट प्रिपेयर करेगा कि ये प्रोसेस है, इसमें इतना टाइम लगना चाहिए, इतना वर्कर्स ले रहे हैं। ये सारा काम किसका रहेगा? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का। कॉस्ट में वो क्या करेगा? कॉस्ट देखेगा कि इस यूनिट की इतनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मुझे पड़ रही है, इतनी स्टैंडर्ड होना चाहिए, इतना एक्चुअल आ रहा है। ये सारा काम किसका है? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का। देन डिसिप्लिनेरियन, तो तुम्हें पता ही है कि वहाँ पर सारा डिसिप्लिन का देखने का काम किसका है? डिसिप्लिनेरियन का। ठीक है, क्लियर हो गया? प्लानिंग इंचार्ज क्लियर है? अब आ जाओ, हमारा नेक्स्ट जो उसने बोला था कि मैनेजर के अंडर एक तो प्लानिंग इंचार्ज होना चाहिए, एक होना चाहिए प्रोडक्शन इंचार्ज। अब प्रोडक्शन इंचार्ज का क्या काम है? इसके अंदर कौन से पर्सनल आ जाते हैं? देखो, इसके अंदर आ जाते हैं स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। देखो, उसके अंडर भी 4 हैं और इसके अंडर भी 4 हैं। इसके अंडर कौन कौन से? दोबारा रिपीट कर रही हूँ, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। अब इनका काम क्या है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ जॉब, कि काम टाइमली कंप्लीट हो जाए, एक्यूरेटली कंप्लीट हो जाए। फिर टूल्स और मशीन्स को अरेंज करके रखना ताकि वो मतलब इन रेडी फॉर्म में हो हमेशा, ताकि टाइम वेस्टेज ना हो और फटाफट वर्कर्स अपने काम पर लग जाएं। फिर हमेशा ये चेक करना कि प्रॉपर कंडीशन में है, वर्किंग कंडीशन में है मशीन्स, कोई उनमें रिपेयर, कोई उनमें फॉल्ट को रिपेयर कराने की कोई ज़रूरत तो नहीं है, अगर है तो उसको टाइमली करेक्ट किया जाए। ठीक है, और टूल्स एंड की क्वालिटीज़ को भी इन्होंने चेक करना है, तो इनका बेसिकली ये काम रहता है। ठीक है, स्पीड बॉस याद रखना, टाइमली देखेगा कि स्पीडली वर्क हो जाए, हमारा काम टाइमली कंप्लीट हो रहा है। गैंग बॉस मशीन्स और टूल्स को रेडी ऑर्डर में रखता है। रिपेयर बॉस तुम्हें पता ही है कि रिपेयर वगैरह काम में करेगा, और इंस्पेक्टर हमेशा क्वालिटीज़ वगैरह को चेक करेगा कि क्वालिटी इंश्योर हो रही है कि नहीं वहाँ पे, राइट।
तो बेसिकली फंक्शनल फोरमैनशिप अगर मैं बात करूँ, ये किसका एक्सटेंशन है? डिवीजन ऑफ वर्क का ही एक्सटेंशन है। प्रिंसिपल रहता है ना हमारा डिवीजन ऑफ वर्क, कि काम को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दो ताकि जो पर्सन स्पेशलाइज्ड इन वन टास्क है वो वही टास्क को परफॉर्म करे, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस अचीव हो जाती है। ठीक है, स्पेशलाइजेशन भी तो यही कहता है कि स्पेशलाइज्ड पर्सन जो उस काम में ट्रेंड है उसी को दिया जाए। तो फंक्शनल फोरमैनशिप बेसिकली एक्सटेंशन ही है। तो एक केस स्टडी में आ सकता है कि कौन से प्रिंसिपल की एक्सटेंशन है फंक्शनल फोरमैनशिप? प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन शॉप फ्लोर लेवल पे। ठीक है, जहाँ पर एक्चुअल प्रोडक्शन हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हर एक पर्सन को उसके काम के अकॉर्डिंग ही असाइन किया जा रहा है वर्क, उसकी टैलेंट, उसकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम इसको इस डायग्राम से समझते हैं। हमने अभी क्या डिस्कस किया उसको ध्यान से समझ लेना। देखो, हमने अभी बोला कि हमारा फैक्ट्री मैनेजर होता है फोरमैन शॉप फ्लोर लेवल के ऊपर। उसके अंडर फंक्शनल फोरमैनशिप क्या कहता है कि एक प्लानिंग इंचार्ज रख दो, एक प्रोडक्शन इंचार्ज होना चाहिए। ठीक है, अब देखो प्लानिंग इंचार्ज के अंडर भी 4 पर्सनल इन्वॉल्व होंगे। कौन कौन से? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनेरियन। इनके फंक्शंस में तुम्हें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। प्रोडक्शन के अंदर कौन कौन आते हैं? स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। और अब इन सब के अंडर कौन हमारा आ जाता है? वर्कमैन, राइट। तो इस तरह से हमने क्या करा है, फंक्शनल फोरमैनशिप का कंसेप्ट एप्लीकेबल कर देना है शॉप फ्लोर लेवल पे। सो वर्कर को, हर एक वर्कर को अब कितने लोगों से ऑर्डर लेना पड़ रहा है? फ्रॉम दीज 8 फोरमैन, जो किससे रिलेटेड हैं? प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड हैं। ठीक है, अब फोरमैन की क्वालिटीज़ अगर आ जाए, देखो इंटेलिजेंस होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, उसको टैक्ट आने चाहिए। ठीक है, जजमेंट, नॉलेज, गुड हेल्थ, ऑनेस्टी, सारे लीडरशिप क्वालिटीज़ उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि ये सारी क्वालिटीज़ अब देखो एक सिंगल पर्सन में तो अवेलेबल होती नहीं है, तो वहाँ पर उसने क्या कर दिया था कि हर एक पर्सन को उसकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही टास्क दे दिया था, ताकि हमने ये तभी तो 8 फोरमैन बना दिए, राइट। तो जितने टेक्निकल मास्टरी के थे, इंटेलिजेंट थे, उनको प्लानिंग वर्क दे दिया, और जितने मतलब थे गुड हेल्थ में, एनर्जी वाइज उनकी वो एनर्जी बहुत अच्छी थी, उनको हमने दे दिया प्रोडक्शन का मतलब एग्जीक्यूशन का काम। फंक्शनल फोरमैनशिप आई होप तुम्हें क्लियर है। इसमें यही याद रखना है कि कौन से 2 इंचार्ज हैं, उन इंचार्ज के अंदर कितने पर्सनल हैं, उनके नाम क्या है, उनका फंक्शन क्या है, केस स्टडी के लिए मस्ट है। अब नेक्स्ट टेक्निक जो हम डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर के अंदर, दैट विल बी द स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। अब देखो, टेलर एक आर्डेंट मतलब सपोर्टर किसका था? स्टैंडर्डाइजेशन का। उसने क्या बोला था कि हर काम क्या होना चाहिए? स्टैंडर्डाइज्ड वे में ही परफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, जो हम शुरू से रूल ऑफ थंब के अकॉर्डिंग काम करते आ रहे हैं ना, उनको रीडिफाइन करो, एनालिसिस करो, एक्सपेरिमेंटेशन करो, उनको थोड़ा चेंजेस लेकर आओ उनके अंदर। तो ये कैसे हो सकता है? सिर्फ वर्क स्टडी टेक्निक्स के साथ। अब इन टेक्निक्स के अंदर उसने कौन कौन सी टेक्निक्स हमें दी थी? टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी, मेथड स्टडी, जिनको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट इवन द कंटेम्प्रेरी टेक्निक्स इंक्लूडिंग री इंजीनियरिंग, काइजन क्या होता है? कंटिन्यूस हम इंप्रूवमेंट में लगे रहते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के। बेंचमार्क्स करते हैं ना कि ये हमारा स्टैंडर्ड है, इसके अकॉर्डिंग काम होना चाहिए, दैट इज नोन एज बेंचमार्किंग। तो ये सारे ऑलरेडी कंटेम्प्रेरी अकाउंटिंग में भी हम ये करते थे, कंटेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये टेक्निक्स फॉलो होती थी। तो स्टैंडर्डाइजेशन बच्चे अगर डिफाइन आ जाए तो ये याद रखना, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी। मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही है उनके लिए हर एक एक्टिविटी का हम एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं। चाहे वो प्रोसेस का स्टैंडर्डाइजेशन करते हो, चाहे तुम रॉ मटेरियल का, चाहे तुम एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर रहे हो, सो हर एक वर्किंग कंडीशंस की स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हो। तो स्टैंडर्डाइजेशन बेसिकली क्या है? सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर बिजनेस एक्टिविटीज़। ठीक है, और ये हमेशा एडहेयर होने ही चाहिए, इनको तुम्हें मानना ही पड़ेगा, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना ही पड़ता है। अगले लेक्चर में विल बी डिस्कसिंग द टेक्निक्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन की कैसे कैसे वर्क स्टडी टेक्निक्स हमने कौन कौन सी 4 करनी है: टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग एंड मेथड स्टडी। दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनल्स में भी, केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो ध्यान से समझ लेना। ठीक है, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।